हेलो गाइस। तो कल जैसे कि हम लोगों ने हमारे बात की थी कनेक्टिव टिश्यू, कल हम लोगों ने पढ़ा था और उसके अंदर हमने बताया था कार्टिलेज के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि कल मैंने कार्टिलेज के बारे में बताया था, एनसीईआरटी के अंदर जो कार्टिलेज के एग्जांपल्स दे रखे हैं वो डायरेक्टली दे रखे हैं। मैंने उन्हीं कार्टिलेज को 4 पार्ट में डिवाइड किया था, हाइलीन, फाइब्रस, इलास्टिक एंड कैल्सिफाइड। उसके अकॉर्डिंग मैंने एग्जाम्पल्स बताए थे, क्योंकि एग्जाम में ऐसे अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है उसमें ऐसे पूछ लिया जा सकता है, प्लस आपको एक नॉलेज होनी चाहिए। तो हमने ज़्यादा डीप में नहीं, एक आध बातें बताई थी इन सबके बारे में। इसी के साथ आज हम ये हमारा जो कार्टिलेज था वो एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का टाइप था। तो अब हम स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में ही आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट है बोन। कार्टिलेज के बाद हम पढ़ेंगे बोन। कल मैंने कार्टिलेज के अंदर बोलता कि वो सॉलिड था एंड प्लाएबल था। अब बोन कैसी होती है? हार्ड। आपने कभी भी अगर कोई हड्डी, ठीक है, हड्डी जो है जैसे वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है, प्लस नॉन प्लाएबल होती है। मैंने बोलता कि कल जब बोन पढ़ेंगे तब अपन डिफरेंस करेंगे। तो देखिए वो सॉफ्ट, वो क्या था, बोन जो आपका कार्टिलेज था वो कैसा था। देखिए मैं अगर आपको दिखाऊं तो कार्टिलेज देखिए हमने पढ़ा था यहाँ पे सॉलिड एंड प्लाएबल था। ठीक है, ये कैसा होता है? हार्ड होता है। ठीक है, प्लस नॉन प्लाएबल मतलब इसको आप बेंड नहीं कर सकते। कभी भी आपने अगर हड्डी को देखा हो तो हड्डी को आप बेंड नहीं कर सकते, वो टूट जाएगी अगर बहुत ज़्यादा आपने एक्स्ट्रा फोर्स लगाई तो, पर वो बेंड नहीं होगी। ठीक है, अब इसका क्या है, इसके अंदर ये किस में रिच होती है? ये रिच होती है बोन जो होती है वो रिच होती है कैल्शियम सॉल्ट्स में। ऑब्वियसली बात है, बोन्स में क्या मिलेगा आपको? कैल्शियम मिलेगा। ठीक है, और वो जो है ना, अल्टीमेटली बोन के अंदर कैल्शियम क्या प्रोवाइड करता है? बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। ये जो कैल्शियम सॉल्ट्स हैं ये बोन को उसकी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, ये मेन टिश्यू है। बोन इज़ द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी, ऑब्वियसली बात है, आपका जो बोन्स जो पूरी बॉडी में आपके क्या है, हम बोलते हैं एक ह्यूमन बीइंग में 206 हड्डियाँ होती है। तो पूरे के पूरे हमारी बॉडी को एक ढांचे में कौन डालती है? बोन्स। ठीक है ना, हमारी बॉडी किस तरीके की दिखती है वो किस पर डिपेंड करता है कि हमारी बोन्स किस तरीके से अरेंज्ड है बॉडी में। ठीक है, अब बोन का फंक्शन क्या है? तो बोन जो होती है वो सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है एंड प्रोटेक्ट करती है किसको? जो भी आपके सॉफ्ट टिश्यूज़ और ऑर्गन्स हैं ना उनको, जितने भी आपके सॉफ्ट टिश्यूज़ और ऑर्गन्स हैं उसको सपोर्ट और प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करवाता है? बोन प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, अब बोन के अंदर कुछ सेल्स देखने को मिलते हैं। बोन के सेल्स के जैसे हमने जो हमारा कार्टिलेज था, कार्टिलेज के सेल्स हमने बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। इसी तरह बोन्स के सेल्स होते हैं ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, बोन्स के सेल्स को आप क्या बोलेंगे? ऑस्टियोसाइट्स बोलेंगे। ठीक है, इन ऑस्टियोसाइट्स को बनाने वाले को क्या बोल सकते हैं हम? ऑस्टियोब्लास्ट। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने इसमें साइट्स बोले थे। ठीक है, मैंने कार्टिलेज के सेल्स क्या बोले थे? कॉन्ट्रोसाइट्स बोले थे। तो कॉन्ट्रोसाइट्स को बनाने वाले कॉन्ड्रोब्लास्ट। ठीक है, ये जो ब्लास्ट वर्ड है यहाँ पे बायो में इस तरीके से हम ब्लास्ट वर्ड कई जगह आप लोगों को सुनने को मिलेगा। ये वर्ड हम इसलिए यूज़ करते हैं कि वो किसी को बनाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो साइट्स मतलब सेल हो गया। ठीक है, साइट्स मतलब देखिए अगर मैं इसका यहाँ पे मैं बताऊँ, साइट्स का मतलब हमेशा सेल होता है। ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स मतलब बोन के सेल्स, कॉन्ड्रोसाइट्स मतलब कार्टिलेज के सेल्स। बनाने वाले कॉन्ड्रोब्लास्ट, कार्टिलेज को बनाने वाले, ब्लास्ट मतलब बनाने वाले। तो एरिथ्रोसाइट्स में एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि एरिथ्रोसाइट्स हो गए, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, इनको बनाने वाले एरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है, इस तरीके से होते हैं। तो आप लोग समझ ही गए होंगे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ बोन्स के बारे में, अब जो बोन्स के सेल्स होते हैं ये मैंने क्या बात की? ऑस्टियोसाइट्स। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं स्पेसेस में। उनकी स्पेसेस को क्या बोलते हैं? बहुत ही यूनिक नेम होता है, लेक्यूना। ठीक है, लेक्यूना बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये बोन के सेल्स है तो ये कुछ स्पेसेस में प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्पेसेस होती है इनको बोलते हैं हम लेक्यूना, नाम दिया गया है उसको। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ तो बोन्स होते हैं। ठीक है, बोन्स के बारे में एक और मैं खास बात बोलूँ तो बोन्स स्केलेटल मसल के साथ इंटरेक्ट करते हैं। बोन्स किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं? बोन्स इंटरेक्ट करते हैं विद स्केलेटल मसल्स। ठीक है, बोन्स इंटरेक्ट विद दी स्केलेटल मसल। इससे क्या होता है? मूवमेंट। हम जो हमारी बॉडी की जो मूवमेंट होती है वो कौन करवाता है? बोन्स प्लस स्केलेटल मसल मिल के करवाती है। ठीक है, इंट्रैक्शन की वजह से क्या होती है? मूवमेंट्स होती है। अब कुछ बोन्स जो होती है, ठीक है ना, जैसे कि कुछ बोन्स के अंदर, ठीक है ना, बोन मैरो, जैसे कि बोन मैरो की अगर मैं बात करूँ, वहाँ वो क्या होते हैं? वहाँ पे सारे ब्लड के जो सेल्स होते हैं, जैसे कि हमने बात करेंगे हम ब्लड के जो भी सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये जो सेल्स होते हैं ये कहाँ बनते हैं? बोन मैरो के अंदर बनते हैं। ठीक है ना, और जैसे कि कुछ बोन होती है, जैसे कि मान लीजिए ये लिम्ब बोन्स, जो आपकी मैंने बोला लिम्ब बोन्स कौन सी हो गई? जैसे हाथ और पैरों की जो बोन्स हो गई। ठीक है ना, ये अब इसमें लिम्ब बोन्स जो होती हैं, अगर मैं बात करूँ ऑफ लेग, अब यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली बोल दिया पैरों की जो आपकी जो हड्डियाँ हैं बड़ी वाली जो है, ये कैसा फंक्शन परफॉर्म करती है?
वेट बियरिंग फंक्शन, ऑब्वियसली बात है, आपके जो पैर है वो आपकी पूरी बॉडी का भार उठाते हैं, ठीक है। तो जो लिम्ब बोन्स होती है लेग्स की, वो कैसा काम करती है, वेट बियरिंग फंक्शन का काम करती है। तो ये बोन के बारे में हमने कुछ पॉइंट्स बता दिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में एक और आता है विच इज़ ब्लड, ठीक है। ब्लड की हमने बात की, आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था कि ब्लड के अंदर, ब्लड इकलौता ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसके सेल्स फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट का सिक्रीशन नहीं करते खुद से। ये हमने बोला था इन ऑल दी कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, ऐसे करके हमने एक लाइन बोली थी, ठीक है। अब ब्लड के अंदर क्या खास बात है, तो ब्लड जो होता है एक तरीके से फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। वो ऑब्वियसली बात है, ब्लड तो फ्लूइड होता है, हम लोगों ने डाइजेशन में पढ़ा है कि ब्लड फ्लूइड का काम करता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसमें एक तो प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये तो ब्लड के सेल्स हो गए, और ये ब्लड का लिक्विड वाला पार्ट प्रेजेंट हो गया। ब्लड के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे सर्कुलेटरी वाले चैप्टर में, पर अभी मैं एक जनरलाइज इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जैसे कि ये मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, ठीक है। सर्कुलेटिंग फ्लूइड मतलब कि ये ना सर्कुलेट करता है, जो भी सब्सटेंसेस, कुछ भी चीज़ होती है बॉडी में, उसको सर्कुलेट का मेन फ्लूइड कौन सा है, ये है। और कौन से फ्लूइड होते हैं, लिम्फ, हमने ये भी जब बात की थी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ तो ये मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, तो वही मैंने बताया जैसे वेरियस सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। बस ये ब्लड के बारे में हमें इतना ही पढ़ना है अभी, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से डिटेल में सारी स्टडी करेंगे। अब हमको जो नया टिश्यू पढ़ना है, द थर्ड वन विच इज़ मस्क्यूलर टिश्यू, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं मस्कुलर टिश्यू की। अब मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू ऑब्वियसली बात है, नाम से पता चल रहा है मसल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जितने भी, अब हम ये बोलेंगे ईच मसल इज़ मेड अप ऑफ, सारी की सारी मसल किससे बनी होती है, इज़ मेड अप ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स, ठीक है। जो भी लंबे सिलेंड्रिकल फाइबर्स होते हैं ना, उनके बने होते हैं सारी की सारी मसल्स, ठीक है। फाइबर्स के बने होते हैं, जो कि कैसे अरेंज होते हैं, पैरेलली अरेंज होते हैं। देखिए जितनी भी मसल्स होती है ना, वो सब किस तरीके के फाइबर्स की बनी हुई होती है, वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स की बनी हुई होती है, ठीक है, जो कि कैसे अरेंज होते हैं, पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। अब अगर मैं बात करूँ तो ये फाइबर्स जो होते हैं ना, ये और भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होते हैं, विच इज़ नोन एज फाइब्रिल्स। ये फाइबर्स और छोटे पार्ट में डिवाइड होते हैं, विच इज़ नोन एज फाइब्रिल्स, ठीक है। इन फाइब्रिल्स को क्या बोलते हैं, क्योंकि ये मसल्स के फाइब्रिल्स हैं इसलिए इनको हम बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स, क्योंकि ये मसल्स के फाइबर्स हैं इसलिए हम इनको बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स। फाइब्रिल्स क्या है, फाइबर्स के ही छोटे पार्ट है, स्मॉल तरीके के फाइबर, स्मॉल फाइबर्स कह सकते हैं आप इनको, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि हमारे ना बॉडी के अंदर मूवमेंट होती है, ठीक है। जैसे आप अपना हाथ उठा रहे हैं, अब जैसे मैं अपना हाथ ऐसे ऊपर नीचे, तो कुछ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। मसल के ये जो फाइबर्स होते हैं, ठीक है, मसल के ये जो फाइबर्स होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, या तो ठीक है, या तो नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ठीक है, छोटे हो जाते हैं फिर बड़े हो जाते हैं, फिर छोटे हो जाते हैं फिर बड़े हो जाते हैं, फिर छोटे हो जाते हैं फिर बड़े हो जाते हैं, इस तरीके से मूवमेंट होती है, ठीक है। तो मसल फाइबर क्या करते हैं, ना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। मान कैसे कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे तो नहीं करेंगे इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, कोई भी उनको स्टिमुलस मिलता है, ठीक है, कोई भी तरीके का उनको स्टिमुलस मिलता है, जिससे कि वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर रिलैक्स कर जाते हैं, देन रिलैक्स कर जाते हैं और अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है। एंड रिटर्न्स इन ओरिजिनल स्टेट, जो ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं फिर उसके बाद, ठीक है, मूवमेंट करके, है ना। और ये जो पूरा मूवमेंट होता है कोऑर्डिनेटेड वे में होता है, मतलब ऐसे ही नहीं है कि आपने हर कुछ कर दिया, पूरा एक कोऑर्डिनेटेड वे में होता है कि पहले किस तरीके से होगा, बाद में किस तरह से होगा। इसमें इसको भी हम हमारे डिटेल में, हमारा चैप्टर है पूरा मसल्स के ऊपर, उसमें हम पूरा बताएंगे कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन कैसा होता है, ठीक है, उसमें भी हम डिटेल में बात करेंगे। इस चैप्टर में एक्चुअली जो मेन मेरा फोकस था वो था एपिथीलियम के ऊपर प्लस कनेक्टिव टिश्यू। एपिथीलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू था वो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि वो जो है वो आपकी पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप लोग देखेंगे कैसे काम आएगा, तो मुझे वो बताना ज़्यादा ज़रूरी था। ये वाले जो हैं ये आएंगे बाद में, लेकिन इनके बारे में हम एक ब्रीफ अभी डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ तो ये जो है ना मूवमेंट होता है, जो मसल्स के जो मूवमेंट होते हैं, जो एक्शंस होते हैं, ठीक है, ये अल्टीमेटली पूरी बॉडी के अंदर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। आपको चेंजेस मिलेंगे अगर मसल्स के अंदर कुछ भी एक्शन होता है, अगर मसल का, तो उसके अंदर उससे वजह से चेंजेस आपको पूरी बॉडी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। जिस भी पार्ट में एक्शन होगा उस पार्ट में आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे आपकी बॉडी में, ठीक है। अब मसल्स जो होता है वो सारे तरह के मूवमेंट में रोल प्ले करता है। अभी हम बात कर ही चुके हैं कि बोन के साथ स्केलेटल मसल्स अगर मिल जाते हैं तो मूवमेंट करवाता है। अब जो मसल्स हो गए वो 3 तरीके के होते हैं, ठीक है, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स,
ठीक है। स्केलेटल मसल्स, अब स्केलेटल मसल्स नाम से आप लोग को पता चल रहा है जो भी आपके जो स्केलेटल से यूज हो गए, जो भी मूवमेंट करवाते हैं अल्टीमेटली, हाथ के मसल्स हो गए, जो पैर के हो गए, ठीक है, जो भी मूवमेंट करवाते हैं अल्टीमेटली, वो सब कौन सा आ गए? स्केलेटल मसल्स। क्योंकि स्केलेटल मसल्स किससे अटैच है? बोन से अटैच है। अभी हमने बात की थी, जस्ट अभी हमने बोला था कि स्केलेटल मसल्स जो होता है वो किससे इंटरेक्ट करते हैं? बोन से। तो ये आ गए स्केलेटल मसल्स आपके, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि बाइसेप्स, ये किसका एग्जांपल हो गया? स्केलेटल मसल का, ठीक है। अब स्केलेटल मसल में एक स्ट्राइशंस प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ स्ट्राइशंस प्रेजेंट होते हैं, मतलब अलग सा अपीयरेंस आता है, कुछ डार्क सा अपीयरेंस होता है। इसके पीछे जो होता है एक पूरा मैकेनिज्म है, जिसके किस तरीके से है ना, यहाँ पे मैं ना जो आपका मसल है वो मूवमेंट करता है, उसका पूरा मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे। तो अभी बस आप लोग इतना जान लीजिए कि ये जो होता है स्केलेटल मसल में स्ट्राइशंस प्रेजेंट होती है और स्मूथ मसल्स में स्ट्राइशंस एब्सेंट होती है, ठीक है। अभी सिर्फ आप लोग को इतना जानना है, ये हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे और बहुत जल्दी करने वाले हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ, ये जो है मतलब अगर जैसे आप लोग चाहें अपने विल पे, अब मैं अपना विल पे चाहूँ तो हाथ को ऊपर नीचे कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये अपनी विल पे काम करता है कि अगर हम सिर्फ सोच रहे ना कि हम अपना हाथ उठाना है तो उससे हो जाएगा। तो ये स्केलेटल मसल जो होता है वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं, इनका दूसरा नाम कैसा है? वॉलंटरी, कि हम अपनी विल पे अपनी मन मर्जी से हम काम करवा सकते हैं इनसे। अब स्मूथ मसल्स की मैं बात करूँ तो देखिए, स्मूथ मसल्स होते हैं वो टेपर्ड, इनके लिए एक वर्ड यूज़ किया है कि बोथ एंड से टेपर्ड होते हैं। क्या मतलब है इसका टेपर्ड होने का? मतलब कि ये देखिए, ये दोनों तरफ से देखिए, ये बिल्कुल ऐसे फ्यूजी फॉर्म होते हैं, यहाँ पे टेपर्ड होते हैं, देखिए इस तरीके से एकदम नुकीले से होते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे नुकीले से होते हैं, एकदम पतले से होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इनके अंदर ये देखिए न्यूक्लियस आ जाएगा, ठीक है। अब इनमें हमने वो बात बताई दी है कि स्ट्राइशंस एब्सेंट होते हैं। अब इनको होल्ड कौन करके रखता है? ये इनको होल्ड करता है, होल्ड बाय सेल जंक्शंस। हमने सेल जंक्शंस की बात की थी ना, वो इनको होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। तो इनको बंडल, क्योंकि अब ये एकदम ऐसे फाइबर्स के तौर पे हैं, तो इनको ऐसे एक आध एक 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 नहीं, इनको पूरे को ऐसा होल मेंटेन करके कौन रखते हैं? सेल जंक्शंस, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होंगे? स्मूथ मसल्स है, स्मूथ मतलब बॉडी के अंदर वाले इंटरनल हिस्से में मिलेंगे, तो वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, जो भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ब्लड वीसल्स, ठीक है, स्टमक में देखने को मिल जाएंगे और इंटेस्टाइन में देखने को मिल जाएंगे। सो जो भी आपके इंटरनल पार्ट आ गए उसमें, ठीक है। अब इनको हम क्या बोलते हैं? इनवॉलंटरी मसल्स बोलते हैं हम इनको। दूसरा नाम इनका क्या है? इनवॉलंटरी। उनको हमने वॉलंटरी बोला, इनको हम बोल रहे हैं इनवॉलंटरी मसल्स। क्यों? क्योंकि इनके फंक्शंस आप डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते। फंक्शंस कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड। मतलब अगर आप सोचें कि भाई है ना, मैं सिर्फ अपने सोच के अगर मैं ना इन ये जो भी मसल्स हैं, जैसे स्टमक का मसल हो गया, इंटेस्टाइन, उसको हिला दूँ या उसको मूवमेंट कराऊँ, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो आप अपनी विल पे नहीं कर सकते। अब आता है कार्डियक। कार्डियक मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज़ के बने होते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज़ के बने होते हैं। और सबसे खास बात, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट किस में होते हैं? हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। कार्डियक मसल्स आर प्रेजेंट ओनली एंड ओनली इन हार्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? आप तो जानते हैं हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करता है, मतलब अगर हार्ट रुक गया तो खत्म है, इंसान की दिल की धड़कनें खत्म, तो नहीं बचेगा वो, ठीक है। अब इसके अंदर जो होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, देखिए अगर मैं कार्डियक मसल कुछ एक डायग्राम सा बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है आपको, ठीक है। हम इस तरीके से पूरा का पूरा ये आपका कार्डियक मसल्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे, यहाँ एक दूसरे को कनेक्ट कौन करता है? सेल जंक्शंस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो सेल के जो जंक्शंस होते हैं ना, वो फ्यूज़ कर देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल के जंक्शंस हो गए, ये फ्यूज़ कर देंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ताकि वो जो सेल्स हैं वो एकदम स्टिक रहें, एक साथ रहें, ठीक है, ताकि वो साथ में रहें सारे सेल्स, ठीक है, टुगेदर रहें, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेशलाइज जंक्शंस होते हैं, कम्युनिकेशन जंक्शन, जिनसे कम्युनिकेशन हो सके, उनको हम बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। ये जो इंटरकलेक्टेड डिस्क है, ये एक तरीके के कैसे हैं? जंक्शंस ही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ देखने को मिल रहे हैं? कार्डियक मसल्स में देखने को मिल रहे हैं, इन बाकी दो में नहीं मिलते। ये जो इंटरकलेक्टेड डिस्क जो होती है, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन जंक्शंस बोलते हैं। कम्युनिकेशन जंक्शन जिनको हमने बोला है, ये क्या करते हैं? ये यहाँ पे एक तरीके से सारे के सारों को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर एक मसल है यहाँ पे, इसको सिग्नल मिला कॉन्ट्रैक्ट करने का, तो यह एक कम्युनिकेशन जंक्शन से ये दूसरे मसल के पास जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे पूरे यहाँ पे अलग अलग कम्युनिकेशन, ऐसे बहुत सारे कम्युनिकेशन जंक्शंस देखने को मिलते हैं, ठीक है, आपको पूरी की पूरी कार्डियक मसल के अंदर। तो वो जो कम्युनिकेशन जंक्शंस होते हैं उनसे क्या होता है? अल्टीमेटली जो सिग्नल्स हैं फॉर कॉन्ट्रैक्शन, सिग्नल्स जो होते हैं कॉन्ट्रैक्शन के, वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं। दीज आर
ट्रांसफर्ड, जो सिग्नल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्शन के वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जैसे कि अगर एक एक को सिग्नल मिला स्टिमुलेशन का, तो आगे एक से फिर दूसरा, फिर दूसरे से तीसरे को स्टिमुलेशन हो जाएगा। ये आ गया कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज़ के अंदर जो इंटरकलेक्टेड डिस्क है उसका फंक्शन। ये कैसे काम करते हैं? एज अ कम्युनिकेशन जंक्शन। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एक लास्ट टिश्यू है विच इज़ न्यूरल टिश्यू। उसके बारे में भी हमारे पास एक पूरा चैप्टर है, तो ज़्यादा कुछ नहीं बात करेंगे इसमें। बस मैं इतना बताना चाहूँगा कि जो आपको न्यूरल टिश्यू है वो सबसे ज़्यादा कंट्रोल आपका एक्सर्ट करता है पूरी बॉडी पे। ऑब्वियसली बात है, न्यूरल टिश्यू पूरे की पूरी बॉडी पे, आपका जो दिमाग है, आपका जो ब्रेन है, वो पूरी की पूरी बॉडी के सारे फंक्शंस को है ना ऑर्गेनाइज करके रखता है, उसको पूरा मेंटेन करता है, उसी की देख रेख में सब कुछ होता है। ठीक है, अब इसमें इसकी जो बेसिक यूनिट क्या है? न्यूरॉन। आप लोगों ने न्यूरॉन के बारे में एक स्ट्रक्चर देखा होगा। ठीक है, तो न्यूरॉन इसकी बेसिक यूनिट आ गई। ठीक है, अब न्यूरॉन जो होते हैं वो एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। न्यूरॉन कैसे सेल्स होते हैं? एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गए, ये एक तो न्यूरॉन्स हो गया। अब न्यूरल टिश्यू में क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो न्यूरॉन, इसके अलावा एक होता है न्यूरोग्लायल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब या तो न्यूरॉन मिलेगा न्यूरल टिश्यू में, या फिर न्यूरोग्लायल सेल्स मिलेंगे। अब ये क्या चीज़ है? तो ये जो न्यूरोग्लायल सेल्स होते हैं ना, सबसे पहले तो मैं बताऊँ, ये जो न्यूरल टिश्यू का हाफ से ज़्यादा पार्ट ना कंसिडर पूरा रहता है। मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए ये आपका इतना न्यूरल टिश्यू है, ये तो पूरी बॉडी में मिलता है, लेकिन मान लीजिए ये न्यूरल टिश्यू है, तो इसमें ये हाफ से ज़्यादा पार्ट पोर्शन जो है वो कौन कवर करता है? न्यूरोग्लायल सेल्स। ठीक है, 50% से ज़्यादा पोर्शन ये एरिया कवर करके रखते हैं। ठीक है, बाकी न्यूरॉन्स होते हैं। इनका फंक्शन क्या है? इतना ऐसा क्या कि भाई है ना, इतनी इनको इतना ज़्यादा स्पेस क्यों मिली? क्योंकि ये क्या करते हैं? ये प्रोटेक्ट करते हैं एंड सपोर्ट करते हैं न्यूरॉन को। ठीक है, ये जो न्यूरॉन है ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है आपकी बॉडी का। क्यों? क्योंकि ये आपकी पूरी की बॉडी को मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है। अगर इनको कुछ हो गया तो आपकी बॉडी खत्म। ठीक है ना, तो इसलिए इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो इनको प्रोटेक्ट कौन करता है? ये न्यूरोग्लायल सेल्स प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे मैंने बोला ये एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, तो न्यूरॉन मान लीजिए स्टिमुलेट हुआ। ठीक है, इसका भी हम पूरा मैकेनिज्म देखेंगे आगे। फिलहाल ये देखिए, न्यूरॉन स्टिमुलेट हुआ। न्यूरॉन जब स्टिमुलेट होता है तो एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जनरेट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इज जनरेटेड। देखिए, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, अभी मैं डिटेल में नहीं समझाना चाहता, पर रिफ्लेक्स एक्शन आप लोगों ने पढ़ा था। आप लोगों को याद है कि अगर आप लोग एक गर्म तवे को हाथ लगा देते, तुरंत आपका जो है वो ना वापस आ जाता है। ठीक है, वो तो हमने एक रिफ्लेक्सेशन पढ़ा था, उसमें किसका इन्वॉल्वमेंट था? आपकी स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट था। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि आपको, जैसे मान लीजिए कि लिखना है, ठीक है, कुछ भी आपको लिखना है, तो अब ये जो है कि अब जैसे मैं अभी लिखने जा रहा हूँ, तो अब ये सिग्नल्स जाएंगे। ठीक है, मेरे हाथ के सिग्नल्स जाएंगे सबसे पहले ये मेरे दिमाग तक, फिर दिमाग बोलेगा कि हाँ ठीक है लिखो। तो इस तरीके से न्यूरॉन को स्टिमुलस मिला। ठीक है, कि मैं लिखने वाला हूँ, और क्योंकि मैंने सोचा ऐसा कि मेरे को लिखना है, तो मैंने हाथ अपने इस तरीके से किए। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जनरेट होती है पूरी की पूरी बॉडी में, वो सिग्नल लेके जाता है ब्रेन तक। उसके बाद क्या हो रहा है अल्टीमेटली, है ना, पूरी प्लानट ट्रैवल कर रहा है वो सिग्नल, और फिर वहाँ से CNS तक पहुँच जा रहा है। ठीक है, फिर वहाँ पे ये CNS के अंदर पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पे ये देखा जाता है कि अच्छा जो भी है ना लिखने से रिलेटेड जो भी एरिया होता है उसके पास जाता है कि अच्छा इसको लिखना है, तो ठीक है, फिर हम अपने आप लिखने लगते हैं। बहुत सी बार आपको अगर ऐसा आप देखें, तो अगर आपका ध्यान नहीं भी हो कॉपी की तरफ और फिर भी आप लिखते जा रहे हैं, वो क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर ये सिग्नल पहुँच चुका है कि आपको लिखना है। तो बहुत सी बार ऐसा होता है ना कि हम बिना देखे भी लिखते जाते हैं, तो ये वो चीज़ है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे क्या होता है। हाँ, जैसे कि जो जितने भी ऑर्गन्स हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने हार्ट बोला तो हार्ट सिर्फ और सिर्फ मस्कुलर टिश्यू से ही बना हुआ है, या और ऑर्गन्स जो हैं एक ही टिश्यू से बने हैं। बहुत सारे ऑर्गन्स बहुत सारे टिश्यू से बने हैं। जैसे हार्ट की बात मैं करूँ तो जो हार्ट होता है वो चारों टिश्यू से बनता है। जितने भी हमने 4 टिश्यूज़ पढ़े हैं, उन चारों टिश्यू से कौन बनता है? आपका हार्ट बनता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब जैसे कि हमने बोला, देखिए मैं एक बार न्यूरॉन के बारे में आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दूँ। ठीक है ना, जैसे कि देखिए, ये आप लोगों ने डेफिनेटली ये डायग्राम देखा होगा। ठीक है, ये हमारा न्यूरॉन आ गया। ठीक है, इसके अंदर अब ये इसका सेल है। ठीक है, ये अल्टीमेटली क्या है? आपका एक्सॉन है। ठीक है, ये आपका एक्सॉन। ठीक है, अब ये जो एक्सॉन है ये आगे जाके आपने देखा होगा, ये देखिए ऐसे टर्मिनल्स में बढ़ जाता है। ठीक है, फिर आगे एक ऐसे आपको एक दूसरा न्यूरॉन देखने को मिलता है। तो सिग्नल सबसे पहले यहाँ तक आया, फिर पूरे एक्सॉन से होते हुए फिर ये एक्सॉन एंडिंग बोलते हैं हम इनको, यहाँ तक पहुँचा। फिर यहाँ से डिसाइड होता है कि आगे स्टिमुलेट करना है वो सिग्नल, आगे पहुँचाना है सेम सिग्नल, या फिर आपको रिवर्स करना है। मतलब दो तरह के सिग्नल पहुँच सकते हैं, या तो स्टिमुलेटरी या फिर इनहिबिटरी। मान लीजिए आपको कोई चीज़ आगे बढ़ानी है तो उसके लिए स्टिमुलेटरी, कि आपको ये चीज़ करवानी है, और कोई चीज़ रोकनी है तो उसके लिए कैसा सिग्नल आएगा? इनहिबिटरी, कि आगे जाके वो न्यूरॉन बंद हो जाए ताकि वो सिग्नल ना मिल पाए। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी में। तो यहाँ तक हमने हमारे टिश्यूज़ वाला पूरा टॉपिक हमने कवर कर लिया है।